चुनाव आयोग ने झारखंड समेत 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये उपचुनाव महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एआईएडीएमके नेता सीवी षणमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों पर चुनाव कराएंगे। जारी शेड्यूल के अनुसार 18 जून को वोटिंग कराई जाएगी। इस दिन शाम 4 बजे वोटों की गिनती भी होगी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद संबंधित राज्यों में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि राज्यसभा की जिन 24 सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म हो रहा है, उनकी सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इन चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल 8 जून को करेंगे, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून को तय की गई है। आयोग के अनुसार मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना यानी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी। बहरहाल, जिन राज्यों में राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव होने हैं, उनकी बात करें तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम की सीटें शामिल हैं। सबसे अधिक 4 सीट आंध्र प्रदेश और गुजरात से खाली हो रही हैं। वहीं कर्नाटक से भी 4 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 और झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक सीट खाली हुई है और राज्यसभा की सीटों पर यहां चुनाव होंगे। बता दें कि इस बार कार्यकाल पूरा करने वाले देश के प्रमुख नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी और रवनीत सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं हम झारखंड की बात करें तो यहाँ की 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली है, जबकि दूसरी सीट पर वर्तमान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को खत्म होने वाला है। इधर चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच झारखंड की गठबंधन सरकार में रार दिख सकता है। यूं तो वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल है, जिससे दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है कि दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में आ सकती है। हालांकि विवाद इस बात पर भी हो सकता है कि इन सीटों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्योंकि जब से ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही कि राज्यसभा के 2 सीटों पर झामुमो अपना उम्मीदवार दे सकता है। हालांकि कांग्रेस जहां पिछले त्यागों का हवाला देकर अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, वहीं झामुमो सबसे बड़े दल के रूप में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। खैर, ये तो पार्टियों के आलाकमान के फैसले पर ही निर्भर करेगा कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य विधानसभा में गठबंधन की ताकत और सीटों के बंटवारे फॉर्मूला का फी जबरदस्त है। वर्तमान में सत्ताधारी गठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है। झामुमो के पास कुल 34 विधायक है। कांग्रेस के 16, राजद के 4 और वामपंथी दलों के 2 विधायक भी इस समीकरण का हिस्सा है। यानी संख्या बल के आधार पर गठबंधन आसानी से दोनों सीटें जीत सकता है। बशर्ते अपनी सहमति बने। दरअसल पिछले कुछ महीनों से चली आ रही चर्चाओं के बीच झामुमो नेतृत्व का मानना है कि क्षेत्रीय राजनीति में उनकी भूमिका सर्वोपरि है, क्योंकि झामुमो 34 विधायकों के साथ सदन का सबसे बड़ा दल है। लिहाजा इसलिए पार्टी दोनों सीटों पर अपने ही प्रत्याशी उतारना चाहती है। झामुमो के रणनीतिकारों का तर्क है कि खाली हुई एक सीट उनके दिवंगत नेता की है, जिसे वे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहेंगे। दूसरी सीट पर भी वे अपने जनाधार को देखते हुए दावा मजबूत कर रहे हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू का कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेकर बयान आया था कि पार्टी इस बार पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने के मूड में है। पिछले 3 चुनाव में गठबंधन को केवल एक सीट मिली थी और हर बार कांग्रेस ने झामुमो का समर्थन किया। अब जबकि गठबंधन की स्थिति मजबूत है, कांग्रेस उच्च सदन में अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है।
वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस विवाद को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो इसका असर भविष्य के चुनावों और गठबंधन की स्थिरता पर पड़ सकता है। बहरहाल, वहीं हम बात करें कि इसके अलावे कौन से राज्य हैं जहां कांग्रेस को संख्या बल के हिसाब से अधिक सीटें मिल सकती या कम। इनमें से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक सीट जीतने के लिए जोर लगाना पड़ सकता है, हालांकि उसके पास केवल 6 सरप्लस वोट हैं। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता पर दांव लगाया जा सकता है। खुद दिग्विजय सिंह फिर से राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं। राज्य की 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी दौड़ में है। राजस्थान में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम चल रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को बड़ा झटका गुजरात में लग सकता है। अभी गुजरात से राज्यसभा की 11 सीटों में कांग्रेस के केवल 1 ही सदस्य हैं। शक्ति सिंह गोहिल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। वे 21 जून को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में 1 सीट जीतने के लिए 46 वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास केवल 12 विधायक हैं। यानी कांग्रेस का गुजरात से अपना कोई भी उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में नहीं जीत सकता। यह पहली बार होगा जब गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य से कांग्रेस का राज्यसभा में कोई भी सदस्य नहीं होगा। हालांकि झारखंड में कांग्रेस की उम्मीदें सत्तारूढ़ जेएमएम पर टिकी हैं। पार्टी को उम्मीद है कि झामुमो यह सीट कांग्रेस को दे देगा। बहरहाल, इस चुनाव में एनडीए की स्थिति वर्तमान स्तर पर ही रहने की संभावना है। हालांकि टीडीपी की सीटें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के अभी राज्यसभा में 113 सांसद है और एनडीए के 148 सांसद हैं। इस दौर के चुनाव के बाद बीजेपी की संख्या कमोबेश इसी के आसपास रहेगा। खैर, अब देखना होगा कि 1 जून को जब अधिसूचना जारी होता है तो इससे पहले क्या राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। साथ ही ये भी देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा कि झारखंड में जो 2 सीटें खाली होने वाली हैं उन पर उम्मीदवार उतारने के लिए महागठबंधन में खींचतान होती है या नहीं, या फिर हर बार की तरह कांग्रेस इस बार भी त्याग करेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एयरनाउ, मेरा नाम है शारतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,